नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की क्लास लेंगे। इस क्लास 12th की क्लास में पहली बुक पढ़ने वाले हैं। पहली बुक ठोस अवस्था, और ये ठोस अवस्था को हम लोग कंप्लीट डे बाय डे एक एक लेक्चर को प्राप्त करके इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में समझाऊंगा कि ठोस अवस्था क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ठोस अवस्था की डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों। ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत समीप तथा प्रबल आकर्षण से जुड़े होते हैं तथा इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पदार्थ की एक अवस्था पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ठोस। तो सबसे पहले पदार्थ कहते किसको है? तो इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, जिनका आकार है, जिनका आयतन है, यहाँ तक कि जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं, वो सबके सब पदार्थ, द्रव्य कहलाते हैं। पदार्थ कहिए या द्रव्य कहिए, पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस, तथा चौथी होती है प्लाज्मा, तथा पांचवी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मैं प्लाज्मा पहले आपको ओरल बता देता हूं। तो जब किसी गैसों को 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म किया जाता है, तो गैसें उस उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। तो उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन तथा आयनों में परिवर्तित हुए उस गैसों के संबंध को ही प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों, ये अवस्था हम लोगों को सूर्य में देखने को मिलती है। तथा बोस-आइंस्टीन तथा कंडेंसेट क्या है? तो सत्येंद्र बोस तथा आइंस्टीन ने एक परिकल्पना की, ठीक है, परिकल्पना बनाई। उन्होंने कहा कि यदि गैसों को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा की हमको नई अवस्था मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, गैसों को बहुत निम्न ताप पर, बहुत कम टेम्परेचर पर उसको क्या किया, ठंडा किया, तो उनको एक पदार्थ की नई अवस्था मिली। इसे ही हम लोग बोस-आइंस्टीन तथा कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। परंतु आज हम लोगों को इस पदार्थ के अंदर सिर्फ एक लेसन ही दे दिया गया है, वो है ठोस पदार्थ, और सिर्फ ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ठोस अवस्था, देखिए, कह रहा है ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, तो निश्चित तौर पर पदार्थ की ही अवस्था है जिसमें जो अवयवी कण है, अवयवी कणों का मतलब बेटा जिससे ठोस मिलकर के बना हो, वो या तो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, वो या तो अणुओं से मिलकर के बना होगा, वो या तो आयनों से मिलकर के बना होगा। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत समीप, यानी जो ठोस के अवयव, अगर एक अवयवी है, एक दूसरा अवयवी हो, तो एकदम अत्यंत समीप, एकदम पास पास होंगे, ठीक है। तो अत्यंत समीप होंगे तथा इनके बीच, यानी उन अवयवों के बीच प्रबल आकर्षण होगा, ठीक है। तथा ठोस का जो आकार होता है, जो शेप होता है, तथा जो उसका वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, आयतन का मतलब बेटा स्थान जितना घेर रहा होगा वो, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस के अंदर आप जैसे कांच ले लीजिए, जैसे कि आप नमक ले लीजिए, ठीक है। आइए अब हम आपको इसी ठोस अवस्था के अंतर्गत
ठोस, द्रव तथा गैसों की तुलना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं ठोस पदार्थ, दूसरी तरफ लिख लेता हूं द्रव अवस्था, तीसरी तरफ लिख देता हूं गैस अवस्था। कभी कभी बोर्ड पेपर में पूछ लेता है कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, किसके आधार पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आकार पर, आकार। तो सबसे पहला ये जो अंतर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो आकार पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार पात्र पर निर्भर करता है, पात्र पर निर्भर करता है बच्चों। जैसा पात्र होगा द्रव उसी के आकार का होगा। गैस का भी आकार पात्र पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम की। आयतन देखिए क्या होगा, ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, और ये जो द्रव का आयतन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो देखिए। जो द्रव का आयतन होता है बच्चों वो भी निश्चित होता है। ये जो द्रव का आयतन है वो भी निश्चित होगा। एक गिलास में अगर 100 ml पानी आता है तो 100 ml पानी को यदि आप किसी प्लेट में या किसी अन्य पात्र में डालते हैं तो वो 100 ml का ही स्थान घेरेगा। और जो गैस का आयतन होता है बच्चों वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है वो देखिए। देखिए मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे में यदि गैस आप छोड़ेंगे तो पूरे छोटे से कमरे को कवर करेगी। और अगर एक बड़ा सा कमरा है तो भी गैस के कण एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा घरों पर यदि खाना बनता है तो उस खाने की जो महक होती है वो एक छोटा सा कमरा यदि पैक है तो भी वहां तक पूरा फैल जाएगी। और अगर कमरे में कहीं होल है, कहीं छेद है तो वहां से वो गैस से निकलकर दूसरे क्षेत्र को भी कवर कर लेती है, दूसरी जगह पर भी वो चली जाती है। इसलिए गैस जो है ना उसका आयतन अनिश्चित होता है। वो बहुत जितना ज़्यादा शेप होगा, जितना बड़ा आकार होगा उतना ही वो आकार आयतन घेरेगी। यानी कि जितना बड़ा पात्र होगा, जितना बड़ा कोई कमरा होगा उतने में सब जगह गैस के अवयव एक दूसरे से दूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत पास होते हैं, द्रव के थोड़ा सा दूर और गैस के बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना, बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो कहीं पर बहुत दूर यदा कदा फैले होते हैं। और एक लंबा आकार, जितना बड़ा क्षेत्र होगा, जितना बड़ा कमरा होगा, जितना बड़ा पात्र होगा, सब जगह एक थोड़ी सी गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो सब जगह फैल जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है उसको दबा करके छोटा करना। ठीक है, तो ठोस असंपीड्य होता है। ठीक है, यानी ठोसों में संपीड्यता नहीं होती है। देखिए ऐसे बोलेंगे, संपीड्यता ठोस पदार्थ में नहीं होती। द्रव पदार्थ, द्रव अवस्था में देखिए संपीड्यता होती है क्या। जो द्रव होता है ना उसको, द्रव को धीरे संपीड्य करते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाती है। और जब वो पास आती हैं द्रव तो धीरे धीरे किस में बदलने लगती हैं, सॉलिड में बदलने लगती हैं। ठीक है, तो संपीड्यता द्रव में जो होती है वो मध्यम होती है और गैस में अधिक होती है, अधिक होती है। गैसों को संपीड्य करेंगे बहुत ज़्यादा, जब वो संपीडित होंगी, संपीडित का मतलब गैसों पर दबाव देना है, दबाव देंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, तो गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स या परमाणु या अवयव जब एक दूसरे के पास पास आना शुरू होंगे तो वो पहले द्रव में बदलते हैं, फिर द्रव से वो ठोस में बदलते हैं। लेकिन द्रव की जो संपीड्यता है वो मध्यम होती है। ठीक है, आकर्षण देखते हैं। आकर्षण, ठोस में आकर्षण बच्चों
प्रबल होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। द्रव का आकर्षण मध्यम होता है तथा गैस का कम होता है, कम होता है। फिर उसके बाद घनत्व देखते हैं, डेंसिटी, एक तरह से कह दीजिए उसका भार, ठीक है। अवयवों की व्यवस्था, अवयव जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ठोसों के अवयव एकदम पास पास होते हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिक होती है, इसकी मध्यम होती है और इसकी कम होती है। फिर इसके बाद अगला इसी प्रकार अंतर देखते हैं, तरलता, तरलता बहने का गुण, ठोसों में नहीं होता तरलता, गैसों में, ठीक है, होता है, द्रव में होता है। फिर इसके बाद गैसों में भी, गैसों में भी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, आपके पास ये कुछ अंतर मैंने लिखे हैं बच्चों, ठीक है। यदि आप कंपैरिजन करना चाहें तो खूब आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आकार के आधार पर ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है, आयतन के आधार पर, संपीडितता के आधार पर क्या है, ठीक है। फिर आकर्षण के आधार पर क्या होता है, घनत्व के आधार पर तथा तरलता के आधार पर गैस, ठोस तथा द्रव में आप अंतर निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठोस अवस्था जो है, ये जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, इनके हम लोग प्रकार देखते हैं, ठीक है। तो ये जो ठोस अवस्था है, यानी पदार्थ जो ये ठोस होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो ठोस कैसे हो सकते हैं, किसके आधार पर, देखिए, अवयवों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के हैं। अवयवों की व्यवस्था यानी अवयव, परमाणु, अणु या आयन, इनकी व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार का है। पहला ठोस होता है बच्चों, वो है क्रिस्टलीय ठोस। फिर इसके बाद दूसरा ठोस है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को मैं एक साथ लेकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों ठोसों को एक साथ आपको समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है तथा इनके अवयवों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, जिससे इन ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या है वो देखिए, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जिससे वो मिलकर के बने हैं, इनकी जो व्यवस्था होगी ना वो एक निश्चित क्रम में होगी, ठीक है। उसकी व्यवस्था जो होगी ना बिल्कुल निश्चित होगी, फिक्स व्यवस्था होगी, निश्चित क्रम में होगी, तथा इन अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी जिनसे वो मिलकर के बने होंगे वो दीर्घपरासी होंगे, अर्थात लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अर्थात एक अवयव के बाद दूसरा फिर तीसरा जोड़ते जाएंगे एक लंबा ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनके अवयवों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, फिर जिससे इन ठोसों की ज्यामिति यानी ठोसों का जो आकार है वो निश्चित होगा। इसके बाद
अक्रिस्टली ठोस देख लीजिए क्या होगा, जस्ट अपोजिट, वो ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में नहीं होती तथा इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। इन ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे नमक, शर्करा, इसका उदाहरण देख लीजिए, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। देखिए, तो दो प्रकार के ठोस हैं। पहला होता है क्रिस्टली ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस। बेटा ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, वो एक निश्चित क्रम में होती है, एक के बाद एक, इस प्रकार की व्यवस्था। मैं भी आपको बना के दिखाता हूं। देखिए कैसी व्यवस्था होगी वो देखिए। जैसे एक अवयव ये, फिर दूसरा अवयव ये, देखिए एक क्रम में जुड़ते चले जाएं। आगे इसी प्रकार की व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी तो वो दीर्घपरासी हो जाएगी। फिर देखिए ठीक उसी के नीचे ये गोलों का जमाव होता जा रहा है। देखिए सारे गोले एक निश्चित क्रम में बेटा व्यवस्थित है, नीचे और बनता जाएगा। इसी प्रकार पहले बात तो मैंने बताया एक निश्चित क्रम में होती है, तो निश्चित क्रम में होती है जिससे दीर्घपरासी व्यवस्था मिलती है। एक के बाद एक जुड़ता जाएगा तो दीर्घपरासी। इसके बाद अब इस पर देखिए, वे अवयवी कण जिनकी व्यवस्था जो होती है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होती, एक ये तो एक ये। देखिए यदा कदा कहीं पर भी बनाते चले जाइए, कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्था निश्चित नहीं है, तथा जब निश्चित व्यवस्था नहीं होगी तो बेटा वो लघुपरासी होंगे, यानी कि उनके जो अवयव हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होंगे, तथा इनकी जो ज्यामिति है, इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ठोस दे दिया जाए, वो ठोस को पहचानना है कि वो क्रिस्टली ठोस है कि अक्रिस्टली ठोस। तो देखिए उस ठोसों को पहले पीटिए। जैसे मान लीजिए आपको नमक दे दिया गया, नमक को पहले पीटो। नमक को पीटने से पहले देख लो नमक किस आकार का है, उसके बाद फिर पीटो। जब पीटोगे तो नमक के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, तो हर एक टुकड़ा जो होगा ना वो पहले वाले तोड़ने से पहले नमक के ही जैसा दिखाई देगा। तो अर्थात जितनी बार टूट रहे हैं सबकी जो संरचनाएं हैं वो समान है, इसका मतलब वही क्रिस्टली ठोस है। और जिनको तोड़ने के बाद उनका आकार अनिश्चित आकार का मिलता हो, पहले कुछ और था, तोड़ने के बाद विभिन्न आकार के आपको उसके टुकड़े मिलते हैं। तोड़ने के बाद, ठोसों को तोड़ने के बाद विभिन्न आकार के यदि टुकड़े मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि वही क्रिस्टली ठोस। कांच को तोड़ेंगे तो विभिन्न आकृति आपको प्राप्त होगी। तो ये हो गया। अब इसके गुण देखते हैं। गुण, इसके गुण क्या होते हैं क्रिस्टली ठोस के। तो देखिए क्रिस्टली ठोस का पहला गुण आपको बताते हैं, इसकी जो ज्यामिति होती है निश्चित होती है, निश्चित है। गुण देख रहे हैं अब हम लोग। पहला पॉइंट, क्रिस्टली ठोसों की जो बच्चों ज्यामिति होती है, जो आकार होता है वो निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इनके अवयव की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। दो अंतर हो गए। इसके बाद तीसरा अंतर देखिए, यह
विषमदैशिक होते हैं। यह विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है बेटा, इनके जो ये अवयव, ये ठोसों पर जो ये इनके अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, यदि इसमें आप कोई भौतिक स्रोत जैसे कि लाइट डालिए, ठीक है, या कोई चुंबकीय प्रभाव डालिए, प्रकाश का प्रभाव डालिए, यदि जब आप इन अवयवों कणों की व्यवस्था यानी क्रिस्टलीय ठोस पर कोई आप भौतिक प्रभाव अंदर डालेंगे जैसे लाइट या चुंबकीय प्रभाव, तो जो यहाँ से निर्गत किरणें होंगी ना बेटा, वो विभिन्न दिशाओं में होगी, उनकी एक निश्चित दिशा नहीं होगी, इसीलिए इसे विषमदैशिक कहते हैं। तथा चौथा इसका गुण आप देख लीजिए, चौथा गुण इसका क्या होगा, इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। असतत होते हैं। इनके जो शीतलन वक्र होते हैं वो असतत होते हैं। देखिए शीतलन वक्र कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये जो वक्र, एक ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ बेचा टाइम, बढ़ता हुआ टाइम नीचे, ऊपर बढ़ता हुआ टेम्परेचर, इन पर एक ग्राफ खींचते हैं। तो मान लीजिए किसी पदार्थ को आपने गर्म किया और उसका टेम्परेचर यहाँ तक आ गया है। अब जब क्या होगा, धीरे जब आप टेम्परेचर देना बंद कर देंगे और समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, वो जो पदार्थ है वो ठंडा होगा। तो जब ये ठंडा होगा तो जो ठंडा होने का क्रम है वो असतत है। असतत यानी कि लगातार ठंडा नहीं होगा। देखिए पहले कुछ देर तक ठंडा होगा, फिर ठंडा होना रुक जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर कुछ देर बाद ठंडा होना रुक जाएगा, फिर देखिए ठंडा हुआ, फिर रुक गया। इस प्रकार ये क्रम बढ़ता है, असतत वक्र होता है। जबकि इसके गुण देख लीजिए कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं इसका चौथा गुण आपको सबसे पहले समझाता हूं। इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं, यही वाला लगातार, ठीक है। तो इस पे भी बेटा ऐसे ग्राफ खींचा जाएगा, किसके बीच में खींचा जाएगा, टाइम और टेम्परेचर। तो जब इसमें कोई वस्तु अपने उच्च ताप पर होगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये जो ठंडा होने का क्रम होगा ये बिल्कुल कैसा होगा, सतत होगा, लगातार ठंडा होगा। देखिए ये लगातार ठंडा होगा, ठीक है ना। तो यही है, इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। फिर इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है, ये गुण पहला पॉइंट। दूसरा, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। लघुपरासी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, यह समदैशिक होते हैं। मतलब क्या है, इनके ठोसों में यदि आप कोई बाहरी प्रभाव जैसे विद्युत या चुंबकीय प्रभाव इसमें डालो तो जो निर्गत किरणें होंगी, इस ठोसों से निकलने वाली जो किरणें होंगी, जो विकिरणें, जो कुछ भी इसके बाहर ठीक निकलेगा तो बेटा वो जो होगा एक निश्चित दिशा पर निकलेगा, समदैशिक होगा, उसकी दिशाएं समान होंगी, एक ही तरफ हो जाएगी। तो ये था ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, ठोस द्रव गैस में तुलना, तथा आपने देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। अब इन अवयवी कणों के बीच जो आकर्षण लगता है, इनके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो पर आपके ठोस के प्रकार सिखाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पर मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।